नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पे। दरअसल आज मैं गणतंत्र दिवस के परेड में था और पत्रकारों के साथ पत्रकार दीर्घा में था और वहां मैं गणतंत्र दिवस की परेड भी देख रहा था और अपने तमाम पत्रकार बंधुओं से बातचीत कर कर ये समझने की भी कोशिश कर रहा था कि आखिर यूजीसी वाला जो बम फोड़ा गया है, यानी कि मांग तो रहे थे यूसीसी और मिल गया यूजीसी। तो इस यूजीसी का क्या इम्पैक्ट हुआ है, इसका क्या इफेक्ट हुआ है, और खास तौर से जब सोशल मीडिया रोल बैक यूजीसी को लेकर बिल्कुल त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है और बवाल मचाए फिर रहा है, एक तरीके से रौला कट रहा है। और कल अगर देखा जाए तो एक्स पर यानी कि पुराने ट्विटर पे तकरीबन 12 लाख ट्वीट्स हुए। अब ये 12 लाख क्या सवर्णों ने किया या फिर बीजेपी को कमजोर करने के लिए कोई मशीनरी आई, कुछ भी कहिए साहब, लेकिन पार्टी के बीच खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ हो, मिर्जापुर हो, वहां पर बीजेपी के जो सवर्ण नेता है उनका इस्तीफे का दौर जारी है। इस बीच एक और डीएम की एसडीएम है, शायद उनका नाम अग्निहोत्री साहब है, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। तो क्या यूजीसी का इम्पैक्ट या फिर ये जो यूजीसी को लेकर डैमेज कंट्रोल की मूड में कहा जाए कि बीजेपी लगी हुई है, जिस तरीके से निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर सारी बातें कर रहे हैं, और दूसरे तौर पर मैं अगर इसे देखूं तो तमाम वो पत्रकार भी कह रहे थे आज, भाई बंधु दोस्त, कि साहब बीजेपी में अंदर मंथन चल रहा है कि साहब ये उल्टा पड़ गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट भी लोग पहुंच चुके हैं इस मामले की सुनवाई को लेकर। और क्या इसका इम्पैक्ट आसाम, सबसे खास और महत्वपूर्ण प्रदेश बंगाल, और अति खास से क्योंकि सत्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाती हुई, और उत्तर प्रदेश में भी क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ओमकार चौधरी जी मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो कुछ पत्रकारों से आज बातचीत करने की कोशिश की जो हमारे सजातीय हैं, मेरे तो जात के वही हैं, तो हम सजातीय बंधुओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सीनियर भी थे जो सेंट्रल बीजेपी और अंदर की चीजें भी समझते हैं, जानते हैं। मतलब इतना अंदर तो कोई समझ नहीं सकता बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि पार्टी में मंथन भी चल रहा है, स्पोक पर्सन भी अंदर खाने बातचीत कर रहे हैं और ऑफ द कैमरा भी इस बात को वो अपना रहे हैं, क्योंकि ये डैमेज है और बहुत बड़ा डैमेज है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए उन्होंने ये मुद्दा भी लपक लिया। जी, क्या इसका इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ेगा, ये बीजेपी इसको डैमेज कंट्रोल करेगी सर? देखिए, बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक राजनीतिक दल है और उसमें सभी को अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सहमति असहमति रखने की पूरी छूट होगी। अंदर खाते हर दल में ये होना भी चाहिए। इनर डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं वो होना ही चाहिए। और ये पार्टी का मसला भी नहीं है। ये संसदीय कमेटी थी जिसकी चेयरमैनशिप दिग्विजय सिंह के पास थी, जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं। लेकिन उस कमेटी में रविशंकर प्रसाद से लेकर के बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा वगैरह कई लोग थे। तो सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अगर इसमें एक क्लॉज जो 2012 के यूजीसी के नियमावली में था कि अगर किसी के खिलाफ कोई झूठी शिकायत कर रहा है तो फिर उस पर कार्रवाई हो, वो क्लोज हटाने की जरूरत क्या थी? अब एक तरीके से जो एक रिलीफ देने वाली क्लोज थी, मान लिया सवर्ण तबके के जो लोग हैं उनकी शिकायत कोई कर रहा है, एससी, एसटी, ओबीसी या कोई महिला या कोई दूसरे वर्ग के लोग जिनको इसमें संरक्षण दिया गया है एक तरीके से, और ये इक्वलिटी के नाम पर दिया गया है। तो सवाल तो ये उठ रहा है कि इससे इक्वलिटी आएगी या ये एक तरफा है, और जो सवर्ण वर्ग के नौजवान या छात्राएं वहां पर पढ़ रही हैं
उनसे अगर कोई चुस्पबंदी में या शर्त लगा करके ही या किसी के हल्के-फुल्के मजाक पर भी कोई शिकायत करके कार्रवाई करा देता है, तो भई उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो इस तरह की नियमावली बनाने की ज़रूरत क्या थी? और अगर इक्वालिटी की बात है तो फिर सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। ये मान लेना कि जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, वही आतताई होते हैं, वही उत्पीड़न करते हैं, वही शोषण करते हैं या वही इस तरह की और वही सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं, तो ये ठीक नहीं है और ये मैसेज देना भी ठीक नहीं है। संविधान में भी सबको अगर समान दर्जा दिया गया है, तो शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। अब आते हैं आपके दूसरे पक्ष पर के मीडिया के लोग क्या कह रहे हैं। तो मीडिया में तो आपने देखा होगा, पिछले 15 दिन से एक ही मुद्दा छाया हुआ था, वो अविमुक्ता मक्तेश्वर आनंद का। सबसे बड़ा मुद्दा मीडिया को इस समय वही लग रहा था, इसके अलावा तो कोई दूसरा मुद्दा लग नहीं रहा था। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर पिछले करीब-करीब 6-7 दिन से हम्म हम हम्म लोगों ने, दूसरे मित्रों ने जब यूजीसी पर और इसके प्रावधानों पर और जो एक संरक्षण मिला हुआ था या इंसाफ की एक खिड़की खोल करके रखी गई थी 2012 की नियमावली में, उसको बंद करने को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और इस तरह की पक्षपातपूर्ण नियमावली का मतलब क्या है, इसके मैसेज क्या देना चाहते हैं, तो ये भी एक सवाल उठ रहा है। अब इसमें बहुत सारे पेच हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि चूंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार में कोई भी नियमावली बनती है, कोई भी कानून बनता है, कोई भी विधेयक लाया जाता है, कोई भी संसदीय कमेटी के सामने कोई चीज लाई जाती है और फाइनली उसको मंजूरी दी जाती है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार हैं। उन्हीं को अगर वो प्रशंसा बटोरते हैं तो आलोचना का सामना भी उन्हीं को करना चाहिए। अब आपने दो बातें की हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। क्या इसमें कोई संशोधन होगा? क्या इसमें कोई रोल बैक जैसी कोई बात होगी? क्योंकि असम का चुनाव है और बंगाल का चुनाव है। केवल 2 राज्यों का नहीं, 5 राज्यों के चुनाव हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल भी। और सभी जगह अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत के साथ लड़ रही है, तो उसकी चिंता के जो विषय हैं, उनमें एक ये भी होगा ही, ना होने का कोई प्रश्न नहीं है। और ये देखा जा रहा होगा कि अलग-अलग राज्यों में अब अगर ये हाइप क्रिएट किया जा रहा है, अब वो अच्छे के लिए है, बुरे के लिए है, कौन लोग कर रहे हैं, उनका हेतु असली क्या है, क्या वाक़ई सवर्णों की इतनी चिंता है या कोई इसके पीछे भी छुपा हुआ कोई एजेंडा है, हिडन एजेंडा है, ये जाँच का विषय है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि और जहाँ तक मीडिया का प्रश्न है, मैं तो चूँकि 40 साल मैंने मीडिया में बिताए हैं, 3 अखबारों का संपादक रहा हूँ और अभी पिछले करीब 6 साल से 7 साल से यूट्यूब पर भी हूँ। तो मेरा ये निजी अनुभव है कि मीडिया में अभी भी मोर देन 80-90% लोग संघ विरोधी, बीजेपी विरोधी, मोदी विरोधी, योगी विरोधी और भगवा विरोधी हैं। वो मौके तलाश करते रहते हैं, अवसर की टोह में रहते हैं कि कब कोई मौका मिले और कब वो टूट पड़े बस। एक माहौल ऐसा बना दें कि बस ये तो अब मुद्दा ऐसा आ गया है कि इससे तो गाड़ी इनकी पलट ही जाएगी। ये मतलब बड़ा शिद्दत से वो दुआएँ भी कर रहे हैं और इस पूरे प्रयास में जुट जाते हैं। सब एक दिन-रात फिर इसी काम में लगते हैं। जो आप कह रहे हैं कि 12 लाख ट्वीट किए गए, तो वो सब, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे 12 लाख ट्वीट करने वाले वो एक ही तरह के होंगे या इनसे नफ़रत ही करते होंगे या इनको फना करने करके हटा करके रुखसत करने के लिए व्यग्र ही होंगे। उनमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे तटस्थ, स्वतंत्र और जो अपनी खुद के विचार रखते होंगे। लेकिन मोस्टली जो एक होता है ना कि बहती गंगा में हाथ धोने की जो एक प्रवृत्ति हमारे भीतर होती है कि चलो एक मौका है, हम भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे देते हैं।
तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। मीडिया के भीतर किस तरीके से चीज़ों को तूल दिया जाता है, किस तरह पीसीआर से या वहाँ मुख्यालय में बैठे हुए एडिटर बताते हैं अपने पूरे दल को कि आपको किसकी बाइट लेनी है, किस एंगल से लेनी है, क्या उससे निकलवाना है, वो सब खेल पता है सबको कि ये। और फिर वहाँ बैठ कर के किस तरह कंटेंट तैयार किया जाता है, किस तरह गेस्ट तैयार किए जाते हैं, किस-किस को बुलाना है, कौन क्या किसके खिलाफ बोलेगा, ये भी पहले से अंदाजा होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कुछ समय के लिए जैसे पानी में गुब्बारे बन जाते हैं और फिर कुछ समय बाद जो है वो गायब भी हो जाते हैं। कुछ-कुछ वैसा वातावरण हमने अतीत में भी कई मुद्दों पर देखा है। तो ये एक अवसर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को और वो उस अवसर के वशीभूत होकर के इस समय हुआ कर रहे हैं। पर हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिन पर मंथन करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी बातें हैं इसमें नियम में जिसमें लोगों को प्रश्न उठाने का अवसर मिला है और कुछ चिंताएँ हैं, वो वाजिब चिंताएँ हैं। जो 2012 की नियमावली में थी, उनको क्यों हटाया गया है, किस बेस पर हटाया गया है, ये तो देखना ही चाहिए। और इसको लागू करने से पहले 13 जनवरी को ये मिली, 15 जनवरी को लागू भी कर दी गई। लागू करने से पहले इसके सारे नियम उपनियमों पर गंभीरता से मंथन चिंतन क्यों नहीं किया गया और तब ये क्यों नहीं सोचा गया कि इसमें कुछ ल्यूप होल्स हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी ही अगर इस पर विचार विमर्श कर रही थी, फैसले कर रही थी, तो स्टैंडिंग कमेटी को और समय दिया जा सकता था। लेकिन ये चीजें कहीं न कहीं एक भूल-चूक तो हुई है। क्योंकि सर मैं आपको इसके 2 ड्रैकोनियन एक्ट क्यों मैं इसे मैं मान रहा हूँ कि मान लीजिए एक लड़की है, सवर्ण वर्ग की है और उसे एक वर्ग का लड़का आकर उसे आई लव यू बोलता है। मान लीजिए ऐसा हो सकता है, कॉलेजेस में होता है ये। और उस लड़की ने बड़ी बेरुखी के साथ उसको मना कर दिया। अब मना करने के बाद अगर वो उसके खिलाफ कोई किसी ठोस मतलब किसी बोकस बात को लेकर उसके खिलाफ वो शिकायत कर दे, तो आप सोचिए कि क्या ये एक शोषण का तरीका नहीं हो जाएगा? और मैं इसका एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज है, वहां पर गेस्ट लेक्चर भी हूँ। मैं कभी-कभी जाता हूँ पढ़ाने के लिए और दिल्ली एनसीआर के 3-4 कॉलेजेस में भी जाता हूँ। तो हम क्या शिक्षक, क्योंकि मैं जब बच्चों को डाँटता हूँ वो तो मैं उनकी जाति देखकर नहीं डाँटता हूँ। लेकिन अब मुझे उनको डाँटने सीखने के लिए या उनको समझाने के लिए फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपस में चुगलबाजी कर रहे हैं, मुझे डाँटने से पहले सोचना पड़ेगा। तो क्या अपर कास्ट या फिर कहा जाए कि हम जैसे लोग, चलिए मैं मुझे तो साइडलाइन कीजिए, क्या आप वो बॉडी कैम पहनकर स्कूल कॉलेजेस जाएंगे? क्या वो अब दूसरे की जाति देखकर दोस्ती मित्रता करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी किसी की जाति देखकर दोस्ती कॉलेजेस में नहीं करता है। क्या इसका हल बॉडी कैम है? क्या हम लोग एक कैमरा पहन के चले हमेशा? और क्या ये शिक्षकों पे और खास तौर से जो छात्र हैं, क्या वो डरेंगे, पूरे दिन सोचेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि क्या मतलब कानून बनाने से पहले या फिर इन तरह की नियमावली से लाने से पहले आप भूल गए कि इंदिरा जयसिंह किस तरीके से लगी हुई है। इंदिरा जयसिंह वही है जो पॉस्को की एज को माइनस करने के पीछे लगी है, जो चाहती हैं कि बच्ची 18 नहीं 16 साल पर पॉस्को लगे। तो इंदिरा जयसिंह जो चाह रही थी वो सब करवाती रही और मुझे लगता है सरकार को भी ये सब याद नहीं था या सरकार ने भी इस चीज को नहीं देखा। रोहित वेमुला को लेकर आप कहते हैं कि वो एससी एसटी था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली कि उस पर दबाव था, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। दरअसल वो ओबीसी था और जब एससी एसटी का झूठा सर्टिफिकेट लाकर उसने एडमिशन लिया था और जब ये बात खुली तो इस दबाव में कि साहब उसका तो उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है, उसने आत्महत्या कर ली। तो क्या सरकार ये सारी चीजें नहीं देखती है? हर चीज अगर आपको रोल बैक ही करनी पड़े और जनता आप पर प्रेशर बनाए, तो क्या ये बड़े अफसरान, मैं अगर उसे दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं भी उस विश्वविद्यालय से आता हूं, जेएनयू के, वो तमाम कॉमरेड जो शिक्षक संस्थानों में बैठे हैं, जो यूजीसी
और हर जगह घेरा मारे बैठे हैं। क्या वो सारी चीजें नहीं देखते और सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती? जी, नहीं क्योंकि वो नहीं, ये उन्हीं बात के वोट बैंक को डेंट करेंगे। नहीं नहीं, ये बात तो मैंने अभी कही है कि ये दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी थी। इसको तो बहुत खास तौर से थोड़ा सा स्क्रूटनी होनी चाहिए थी जब इसको फाइनल रूप दिया गया है। तो वो बात तो मैंने अभी कही है, उसी को मैंने अपना वक्तव्य खत्म किया था कि कहीं ना कहीं एक चूक हुई है सरकार से कि इसको देखना चाहिए था कि इसमें कौन से नियम हटाए गए हैं, कौन से इंक्लूड किए गए। जैसे ओबीसी को नया इसमें शामिल किया गया है, पहले ओबीसी नहीं था। जो शिकायत कर सकते हैं उनमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि अभी एक पीआईएल गई है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करेगी। तो ये एक ऐसा मसला है जिस पर इतने तीव्र विरोध का या इसको इस तरीके से मुद्दा बनाए जाने का शायद भान नहीं रहा सरकार को, सरकारी एजेंसियों को या मंत्रालय को, जितना अब इसका हो रहा है। और ऐसे अवसर पर मुझे लगता नहीं है कि एक दो मुद्दों को लेकर के, तीन कृषि कानून के अलावा कोई दूसरा मुद्दा मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है कि जिसको वापस लिया गया हो। या शुरू में जो लैंड लैंड एक्विजिशन का मामला था, भूमि अधिग्रहण का मामला था, वो फैसला वापस लिया था सरकार ने, उसको ठंडे बस्ते में ही डाल दिया था कि अगर आप इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं तो हम भूमि अधिग्रहण करते ही नहीं। तीन कृषि कानून पर आपको परेशानी हो रही है, हम इसे लागू करते ही नहीं, उसको वापस ले लिया। बाकी इसके बारे में तो अभी ऐसी कोई चर्चा है नहीं। अगर कोई इस तरह की के प्रावधान सरकार के दिमाग में होते तो फिर पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में ना लगाई जाती, और सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा कि समानता की बात अगर संविधान में कही गई है तो इसमें कहीं उसका अतिक्रमण तो नहीं हुआ है, कहीं ये संविधान से इतर प्रावधान तो नहीं है। और अगर इस तरह की चीजें पाई गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगी और सरकार कार्रवाई करेगी। सर, मुझे तो लगता है सरकार चाहती है कि सांप तो मर जाए, लाठी भी ना टूटे। इसीलिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और जब सुप्रीम कोर्ट सरकार से इस मामले पर सुनवाई करेगा तो सरकार इस पर कह देगी भाई हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, और सरकार इसको ठंडे बस्ते में डाल देगी। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि सांप के मुंह में छुछुंदर फंसा हुआ है, अगर वो निकल ले तो वो अंधा हो जाएगा, उगल दे तो वो उसकी बदबू से मर जाएगा। मुझे तो हो नहीं, सकता है कि ऐसा आपको ना लगे। हाँ। मैं हाँ। सरकार को मैं सरकार को सांप नहीं बताऊंगा और इस बिल को छछूंदर भी नहीं बताऊंगा। ये ठीक है, ठीक है। दूसरे कुछ अच्छे हाँ। उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जैसे गले में अटक गई है, ना निगले बनती है ना उगले बनती है, और ये ठीक है। चीजें ऐसी होती हैं, ये संवेदनशील मामले होते हैं। आप हाँ। अगर आज इस प्रेशर में आकर के, जो इस समय प्रेशर है, उसमें सरकार हम्म। अगर हस्तक्षेप करेगी तो फिर दूसरी हम्म। तरफ से जूझ पड़ने शुरू हो जाएंगे। जो हाँ। राजनीतिक दल अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं वो वोकल हो जाएंगे। कांग्रेस भी हम्म। मैदान में कूद पड़ेगी, अखिलेश भी आ जाएंगे, ममता बनर्जी भी आ जाएंगी, दूसरे लोग भी आ जाएंगे। तो ये हम्म। कहना चाहिए कि एक अजीबोगरीब स्थिति में सरकार इस समय है, और शायद हम्म। इसीलिए पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगवाई गई है। ये कहा जा सकता है। तो लेकिन आपको लगता है इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनाव पर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये तो मतदाता तय करेंगे श्रीकांत जी। हम और आप जी। ये तय करने वाले नहीं होते हैं। पर हम्म। मुझे लगता है कि हर घटना का कुछ हम्म। ना कुछ इम्पैक्ट होता है, वो हम्म। सीमित मात्रा में हो या वो अधिक मात्रा में हो। क्या बात। तो ये हाँ। राजनीति है, और राजनीति में नफे नुकसान हमेशा होते हैं। तो हम्म। अगर ये मुहिम और तेज हुई, और हम्म। मुझे उम्मीद है कि इसे तेज करने की कोशिश की जाएगी, हम्म। क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो इसको और हवा दी जाएगी। जो हम्म। दल चुप्पी साधे हुए हैं उनके आईटी सेल किस लिए बने हुए हैं? वो तो इसीलिए हम्म। बने हुए हैं कि चीजों को बढ़ाया जाए, इस तरह की चीजों को, इस तरह की ज्वाला को और प्रज्वलित किया जाए, ज्वालामुखी बनाया जाए, जिसमें हम्म। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और उसकी जो संभावनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, वो जल जाए, जल करके खाक हो जाए। तो ये प्रयास हम्म। किए जाए।
और भारतीय जनता पार्टी का भी ये कौशल देखने वाला होगा कि वो कैसे इस संकट से बाहर निकलती है, जो दिखाई दे रहा फौरी तौर पर। लेकिन सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया इस पूरे मामले पर एक क्रिप्टो शंकराचार्य है, क्रिप्टो शंकराचार्य का जो है खबर डाउन पड़ गई है। दरअसल अब यूजीसी वाला मुद्दा अप हो गया है। तो क्या ये वैसे मैं यूजीसी का मुद्दा? हाँ जी एक बात जी। मैं आपको और दर्शकों को बता दूं कि टोटल जो टेलीविजन चैनलों की व्यूअरशिप है इस देश में, उसका केवल 2% न्यूज देखता है, केवल 2%। और उस 2% में भी जो हिंदी के चैनल हैं, अंग्रेजी के चैनल हैं, उनका अंश अगर निकाल लें, जो मातृ भाषा में अलग अलग राज्यों के टेलीविजन चैनल हैं, वो 2% इनको मिला करके हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी के भी अगर आप देखें, इनमें से निकाल करके देखें, तो वो शायद 1% या 1.25% के आसपास बैठेगा, 1% ही बैठेगा। तो इसलिए स्टूडियो में बैठ करके बहुत सारे स्वनाम धन्य बड़े-बड़े एडिटर जो कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। नहीं भई, हिंदुस्तान नहीं देख रहा है। ये आपकी गलतफ़हमी है कि हिंदुस्तान देख रहा है। तो वो कितने प्रतिशत लोग देख रहे हैं, ये सबको पता है। और सोशल मीडिया का भी बहुत सीमित इम्पैक्ट होता है श्रीकांत जी। कितने लोग ट्विटर वगैरह पर या एक्स पर हैं या फेसबुक पर हैं, या कितने लोग, और कितने मतदाता हैं, और कितने वो प्रभावित होते हैं सोशल मीडिया पर कही गई बातों से, ये अपने आप में एक बहस का विषय है। तो आत्ममुग्ध हैं बहुत सारे लोग, और उनको लगता है कि इसके बड़े भारी इम्पैक्ट होने वाले हैं। नहीं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहरहाल इस खबर पर लगातार हम लोग नजर बनाए रखेंगे। टीवी की भाषा में कहूँ तो टीवी वाले कहते हैं ना कि इस खबर पर लगातार हम लोग नजर बनाए रखेंगे और लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल ओमकार सर, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बेहतर बातचीत हुई। दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, किसी और मुद्दे पर करेंगे राष्ट्रहित में चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। वंदे मातरम।